बिहार सरकार जमीन सर्वे को लेकर अपनी तैयारी और नियमों को लेकर किस तरह से कन्फ्यूज है और उसी कन्फ्यूजन के चक्कर में सरकार का हर दिन नया नया अपडेट आते रहता है। हर दिन नहीं तो कम से कम हर सप्ताह तो आता ही है और हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आपको बताएं, पटना से ये जो खबर निकल कर आ रही है, 40% मात्र आवेदन, मतलब जितना जमीन के रैयत हैं, जितना रैयत हैं उसमें से 40% मात्र आवेदन पटना में मिला है जमीन सर्वे को लेकर। 60% लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं आवेदन दे रहे हैं? इसको लेकर सरकार का नियम हमेशा बदलते रहता है। अब ये जो बड़ा बदलाव है ये बंसाबली को लेकर है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार का लास्ट और सही जो डिमांड होगा वो क्या होगा। पहले कहा गया कि आपको बंसाबली के लिए एसडीएम से एफिडेविट कराकर देना होगा। जब एसडीएम के ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइन लगने लगी, हमने भी एसडीएम से बात की थी। इसके बाद एसडीएम का जवाब आया कि अब आप लोग बंसाबली के लिए एसडीएम कार्यालय में चक्कर मत लगाइए, नोटरी वाला से भी बनवाइए। और उसके 2-3 दिन के बाद विभागों को लेटर भेजा गया और नोटरी वाले से भी बनने लगा। लेकिन इसके बाद ये मसला पहुंच गया सरकार तक और सरकार का नोटिफिकेशन आया कि अब आपको बंसाबली बनवाने के लिए न तो आपको पंचायत के किसी जनप्रतिनिधि के पास जाना है, न अंचल कार्यालय, न अनुमंडल, कहीं नहीं जाना है, नोटरी वेटरी किसी के पास नहीं जाना है। आप खुद सादे कागज पर लिखकर दे दीजिए आपके जिस पूर्वज के नाम से जमीन है, उनके कितने पुत्र और कहाँ तक उस जमीन का बंटवारा होना है, उसके हिसाब से बंसाबली का एक प्रारूप बनाकर आप खुद ही दे दीजिए सबके सहमति से, और वो स्वीकार होगा सभी जगह। इसके बाद अब जो नियम आया है वो ये आया है कि अब बंसाबली की भी जरूरत नहीं है। अब जनता फिर से कंफ्यूज कि जनता अब करे तो क्या करे। बंसाबली की जरूरत नहीं है, 40% जो आवेदन आया है वो 100% आवेदन आए, लेकिन बंसाबली की जरूरत नहीं है तो जिनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है उसका बंटवारा कैसे होगा, उसका जो सर्वे है वो कैसे होगा? ये कन्फ्यूजन है, जाहिर सी बात है। तो इसकी सच्चाई क्या है इसको समझ लीजिए। आपको आवेदन देने के लिए आपके पास जो कुछ भी है, केवाला है, खतियान है, रसीद कटता है, खाता नंबर, खेसरा, जो भी आपके पास है, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो है उसके अनुसार आप आवेदन दे दीजिए। यानी आवेदन 100% होना चाहिए। इसके बाद अगर कुछ परसेंट छूटता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 100% मानकर सरकार चल रही कि 100% होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बंसाबली बनाकर नहीं देंगे तो हमारे परदादा के नाम पे ज़मीन है, उनके कितने वंशज अभी जिंदा हैं, किसके नाम पे सर्वे होगा, ज़मीन कहाँ पे जाकर रुकेगा, इस सरकार को पता कैसे चलेगा? ज़मीन का मालिक कौन बनेगा? है ना, बड़ा कन्फ्यूजन। तो इस कन्फ्यूजन के दूर करने के लिए हम आपको बता दें कि ज़मीन सर्वे में जब अधिकारी, यानी ये पहला चरण है, आवेदन जमा करना पहला चरण इसको मान लीजिए, और इसके बाद जब अधिकारी आपके पास आएंगे तब क्या करना होगा? आपको वंशावली भी देना पड़ेगा। अभी नहीं देना है, लेकिन वंशावली आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि इनके कितने वंशज हैं, कहाँ तक जमीन जाकर इसको बांटना है। अच्छा, अब इसके बाद मान लीजिए आपके परदादा के नाम पर जमीन है, आपके दादा कितने भाई, आपके दादा के कितने बेटे, आपके दादा के कितने पोते, कहाँ तक जाकर उस जमीन को बंटवारा करना है वो तो बताना पड़ेगा वंशावली बनाकर। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो ये है कि जब अधिकारी जब आएंगे तो ये आपको देना होगा। और एक और चीज़ क्या है, आपने आपसी सहमति से
बंटवारा कर लिया, उसको आप जोत रहे हैं, घर बना लिए या जो भी कर दिए, लेकिन अब वो वंशावली बनाकर आपने दे दिया और उसके नाम पे वो ज़मीन सर्वे होगा। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाता नंबर का कौन सा प्लॉट किसके नाम पे जाएगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो जिसके हिस्से में जो ज़मीन है, जो आपने बंटवारा कर लिया है, उस बंटवारे के हिसाब से आपको एक शेड्यूल बनाकर देना होगा कि यहाँ पे इसके नाम पे ज़मीन है, होना चाहिए, ये इसके कब्जे में है, और यहाँ पे इसके नाम पे कब्जा में है तो इसके नाम पे ज़मीन होना चाहिए। अब इसमें एक और बात है कि जो ज़मीन, कुछ ज़मीन ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए परदादा के नाम पर 4 बीघा ज़मीन है और उस 4 बीघा ज़मीन में से 4 पाटीदार है, एक पाटीदार का 1 बीघा ज़मीन हुआ। अब उसमें से वो 10 कट्ठा ज़मीन बेच दिया, गांव से बाहर चला गया, शहर चला गया, कहीं भी चला गया, गांव में ही है, 10 कट्ठा बेच दिया। लेकिन अब वो मूछ ऐंठ कर तैयार है कि जो 3.5 बीघा ज़मीन बच रहा है उसमें 4 हिस्सा होगा और जो 10 कट्ठा उसके पास है उसमें और उसको बढ़ा कर दिया जाएगा। यानी वो अपने हिस्से का 10 कट्ठा बेच भी दिया और ज़मीन लेना भी चाहता है उसमें से, उसका क्या होगा? तो जो ज़मीन बेच दिया है उसको आपको दर्शाना है कि इतना ज़मीन था, इतना ज़मीन फलना ने बेच दिया है, अब जो हिस्सा बच रहा है उसमें से इतना ही ज़मीन इसके पास है और वही शेड्यूल में आपको दिखाना है। ये जब सब कुछ साफ साफ जब आप देंगे ना, अब इसके बाद जो एक यूनिक कोड बनाकर आपको मिलेगा, आपके नाम पर ज़मीन मिलेगा और उसी यूनिक कोड के माध्यम से आप ऑनलाइन घर बैठे ज़मीन बेच पाएंगे और किसी से खरीदना तो आप खरीद भी पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है, इसीलिए ज़मीन सर्वे में भाग जरूर लेना है। और हमें हैरानी होती है ये सुनकर कि 40% ही अभी तक आवेदन आए हैं। तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन तो है, क्योंकि सरकार का भी कोई स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर सरकार कहाँ जाकर रुकेगी। अब कुछ लोगों का मांग ये भी है कि भाई जिस बहन का, बेटी का, बुआ का शादी हो गया उसको माफ़ कीजिए ना, उसका नाम वंशावली में मत डलवाइए। या फिर जिसकी मौत हो गई, जिस बुआ का, बहन का या बेटी का मौत हो चुका है और वो इस दुनिया में ही नहीं है, तो उसका नाम देकर और इसके बाद उसके बच्चे से जाकर पूछने वाला जो एक कॉलम है, ये भी गलत है। तो लोगों का कहना है और हम समझते हैं कि ये चीज़ें भी सरकार तक पहुँचे और पहुँचेगा ही कि सरकार ये जो वंशावली में बेटी, बहन और बुआ का नाम देने का जो एक झंझट है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसीलिए सरकार, हालांकि राज्य सरकार अगर चाहे तो इसमें संशोधन करके अपने राज्य में झगड़ा मिटाने के लिए इसको ख़त्म कर सकती है। क्योंकि अब समझिए ना कि जिसका भाई और बहन में नहीं पटता है, किसी कारणवश, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, हालांकि बहुत कम ही है मात्रा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका पटता नहीं है, आपस में बनता नहीं है। भाई ने कहीं ज़मीन खरीद लिया, अब जब बनेगा तो भाई का हिस्सा जो है, बड़ा भाई का, उसमें उसको भी हिस्सा चाहिए। तो ये तो भाई बहन में आपस में झगड़ा वाली बात हो गई। तो सरकार को ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा कि वंशावली में जो नाम देने वाला ये जो प्रक्रिया है ना, बेटी, बहन, बुआ का, जिसका शादी हो गया उसको हटाइए। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार का क्या फैसला आता है इसमें, क्योंकि जिस तरह से तमाम नियम बदलना पड़ा सरकार को, इसमें भी बदलाव करना ही पड़ेगा, वरना वंशावली बनाकर देने वाले लोग कंफ्यूज है। बहुत से लोग वंशावली बनाकर दे दिए लेकिन उसमें नाम नहीं दिए, बेटी बहन का नाम नहीं दिए, इसीलिए उसे रिजेक्ट भी किया जा रहा है। तो अधिकारी भी क्या करें। लेकिन ये एक बड़ा मसला है, बहुत से ऐसे लोगों का ज़मीन है जो दादा परदादा के नाम पे है और उसके लिए वंशावली की ज़रूरत पड़ती है। और वंशावली में जो बुआ कब का शादी हुआ, कहाँ रहती है,
मर गई, अब उसके बच्चे कहाँ रहते हैं, लोग कहाँ दौड़ेंगे भाई, कितना परेशानी है। लोग उत्तर प्रदेश मॉडल बिहार में मांग रहे हैं। यूपी की सरकार ने जिस तरह वंशावली में नियम बनाकर कहा है, आप बिहार में कम से कम वही कर दीजिए। तो ये जनता का डिमांड है। अगर आपका भी कोई सुझाव है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता का सुझाव सबसे ऊपर है। क्योंकि सरकार बनाना और सरकार हटाना जनता के हाथ में है, और जनता को अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का और सरकार को सुझाव देने का। और सरकार का भी ये दायित्व है कि जनता के भले के लिए काम हो। इसीलिए तो कोई भी मुश्किल आया तो सरकार को अपना बयान बदलना पड़ा, अपना प्लान बदलना पड़ा, यहाँ तक कि डेट भी बढ़ाना पड़ा। तो सरकार भी जनता के हित के लिए काम करना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। उसका समर्थन हम भी नहीं करते हैं, बिहार के बहुत से लोग नहीं करते हैं। एक वंशावली वाला ये नियम जिसमें नाम देने वाला है, और दूसरा ये है कि 50 सालों से जो कब्जा करके बैठा है, भले ही उसके पास कोई पेपर नहीं, अवैध कब्जा है वो ज़मीन उसका, लेकिन सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है तो उसका ज़मीन नहीं। हम इसका भी समर्थन नहीं करते, ये भी गलत है। नियम सबके लिए सामान्य हो कि जिसका पेपर उसका ज़मीन। साफ शब्दों में सुन लीजिए, जो ज़मीन का मालिक है, जिसके पास पेपर है, ज़मीन उसी का होना चाहिए, सर्वे उसी के नाम पे होना चाहिए, ना कि जो कब्जा करके बैठा है। तो आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपके सामने रखेंगे। और ये एक विश्लेषण है, न्यूज़ तो बस इतना सा है कि सरकार ने वंशावली को लेकर पटना में खासकर, ये पूरे बिहार के लिए अभी नहीं हुआ है, अभी हम इसके लिए पूरे बिहार के लिए नहीं कह सकते हैं, ये पटना के लिए खबर है कि पटना में इस तरह की घटना जब घटी तो पटना के प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि आपको अभी कुछ नहीं देना है, बस आपके पास जो है वंशावली मत दीजिए, खतियान मत दीजिए, केवाला मत दीजिए, रसीद मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, लेकिन आप प्रपत्र 2 भरकर आवेदन जमा कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और इसके बाद ज़मीन सर्वे में आवेदन का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाइए। इसीलिए आप भी भाग लीजिए, और मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद। आपका भी कोई कमेंट है, सुझाव है, शिकायत है तो ज़रूर आपका शिकायत आवाज़ बनकर हम उसे उठाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। और एक बात और हर बार कहना पड़ता है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, न शेयर करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं, न बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो किसी भी तरह का समस्या आपके पास है, ज़मीन सर्वे को लेकर ही नहीं, किसी भी तरह का समस्या और उसका समाधान होना चाहिए, तो आप ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।